Hey everybody, hello. Welcome back to my YouTube channel, The Lawman and Team, and my name is Advocate Ajay H.K. Madhukar. Today's topic is IPC short notes we are gonna discuss, and they are made in very simple language, easy to understand. So I request you guys to watch my video from beginning till end. एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि आईपीसी की पूरी बेर एक्ट वगैरह वो जब आप पढ़ लेते हो, काफ़ी सारे बेर एक्ट्स बुक्स वेबसाइट के कंटेंट्स पढ़ने के बाद जो क्रक्स आपको मिलता है वो क्रक्स आपको मैं ऑलरेडी इस शॉर्ट नोट्स में देने वाला हूँ। बस इनको पढ़ना है और रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में जाना है। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और कुछ रिपीट भी होते हैं, और कुछ मोस्ट प्रोबेबली आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये शॉर्ट नोट्स की क्विक वीडियो है, क्विक रिवीजन के लिए। इसलिए आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है और समझते जाना है। बाकी एक lecture series for mains answer writing that I am gonna start very soon, so stay tuned to me, to my channel, and I'll come up with some more updates. Let's get started. So as you can see कि आईपीसी के बारे में जल्दी में फास्ट फॉरवर्ड में बताता जाऊँगा, फास्ट मोड में, ताकि आपको समझ में आता जाए और ज़्यादा टाइम आपका खर्च ना हो। तो आईपीसी एक तो सब्जेक्ट, ये इस पे क्वेश्चन आया था कि आईपीसी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से सब्जेक्ट का मैटर है, कॉन्करेंट लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का, या सेंट्रल लिस्ट का। तो कॉन्करेंट लिस्ट का है। 7th शेड्यूल के अंदर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आईपीसी सीआरपीसी सब लॉज जो है कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर है, तभी तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इस लॉ में अमेंडमेंट कर पाती है। दूसरा पॉइंट दैट इज़ दिस वन कि क्रिमिनल लॉ में बोला गया है कि आईपीसी जैसे जो पीनल स्टैट्यूट होते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रू करना या फिर उनको इंटरप्रेट करना हो तो स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट होंगे, ऐसा नहीं है कि लिबरल इंटरप्रिटेशन इनके होगी। उसके बाद आईपीसी पूरे इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है बाय रीज़न ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट जम्मू कश्मीर एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। पहले जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर पीनल कोड अप्लीकेबल हुआ करता था, अब वहाँ भी आईपीसी एप्लीकेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं इनक्वाइट क्राइम मतलब वो क्राइम जो इनकम्प्लीट क्राइम होते हैं, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र रचना अपने आप में एक ऑफेंस है, इवन इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉट कमिटेड। उसी तरीके से अटेम्प्ट अपने आप में एक ऑफेंस है, चाहे से अपराध हुआ हो या ना हुआ हो। और उसी तरीके से अबैटमेंट उकसाना, चाहे से अपराध हुआ हो या ना हुआ हो, उकसा देने भर ही अपने आप में एक ऑफेंस है। तो ये तीनों ऑफेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है, एक्चुअल ऑफेंस तो हुआ नहीं है, तभी भी इन्हें ऑफेंस माना गया है, इसलिए इन्हें इनक्वाइट क्राइम बोला गया है। और आईपीसी को ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकॉले ने। उसके बारे में हम एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीजी मैंसिट रिया, यानी कि एक गिल्टी एक्ट तभी गिल्टी माना जाएगा जब वो गिल्टी इंटेंशन के साथ किया जाए। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन भी बोला गया है। एक्सेप्शन काफ़ी सारे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पे एक बंदे का अगर गिल्टी इंटेंशन भी ना हो तो भी उसे पनिश किया जा सकता है। जब पब्लिक सेफ्टी और सोशल लेजिस्लेशन, वेलफेयर लेजिस्लेशन के बारे में बात होगी, ये एक ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का होगा। तीसरा ऑप्शन पब्लिक न्यूसेंस, यहाँ पे भी मैंसिया की ज़रूरत नहीं होती, गिल्टी एक्ट काफ़ी है किसी इंसान को पनिश करने के लिए। चौथा है मैक्सिमम इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कोई बंदा ये नहीं बोल सकता मेरा इरादा नहीं था लॉ तोड़ने का, वो तो मुझे लॉ के बारे में पता ही नहीं था। तो एवरी वन इज़ प्रिज्यूम टू नो द लॉ। सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ के बारे में बोला जाता है कि एवरी मैन इज़ presumed to know the law of the land। तो जहाँ पे बंदा कोई रह रहा है वहाँ के लॉ को बारे में वो जानता है, ऐसी लॉ प्रिज्यूम करता है, इसलिए वो लॉ नहीं पता था ऐसा डिफेंस लेके कानून से बच नहीं सकता।
उसके बारे में हम सेक्शंस की कुछ मैक्सिम्स प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे डायरेक्टली शॉर्ट वे में। सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुडिशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन में यही आता है कि किस पे बेस्ड है, इंट्रा, एक्स्ट्रा या फिर किसी और पे। तो इंट्रा टेरिटोरियल जुडिशन पे बेस्ड है। और इसके सेक्शन 2 जो बेस्ड है वो एक मैक्सिम पे बेस्ड है जिसका नाम है क्रिमेन त्रेहित पर्सनम, यानी कि क्राइम कैरीज द पर्सन। ठीक है, इसका मीनिंग पूछ लेते हैं मैक्सिम का। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि सेक्शन 4 बेस्ड है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिशन पे, यानी कि ऑफेंस आउटसाइड इंडिया किया होगा तो भी वो इंडिया में ऐसे ही पनिश होगा जैसे कि इंडिया के अंदर ही उसने अपराध किया हो। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 बेस्ड है कम्युनिटीज होस्टिज ओमनीज, यानी कि दे आर ऑल कॉमन एनिमीज ऑफ ऑल बेस्ड ऑन ऑफेंस ऑफ पायरेसी। ये वाला मैगजीम जब आता है तो इसका मीनिंग ही पूछा जाता है, या फिर सेक्शन 4 पे कौन सा मैगजीम बेस्ड है ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद में क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है, रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि क्रिमिनल लॉ का जो एक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर एक मैन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, कि हर एक मैन इंसान जो है वो उसको भला माना जाता है, निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। और दोष सिद्ध करना है तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने हैं गिल्ट बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। ठीक है, और क्राइम के अंदर कभी भी मोटिव रिलेवेंट नहीं होता है। मोटिव कितना ही बुरा हो कितना ही अच्छा हो, इट इज़ टोटली इररिलेवेंट। बट सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में मोटिव रिलेवेंट बताया गया है, मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट एविडेंस एक्ट। वहाँ पे पूछते हैं कि सेक्शन 8 में मोटिव दिया है या इंटेंशन, तो मोटिव दिया होता है। आईपीसी में बोलते हैं कि मोटिव इम्पॉर्टेंट है या इंटेंशन, तो आईपीसी में मोटिव इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है। और मोटिव का मतलब होता है कि जैसे कि किसी इंसान ने चोरी की और मोटिव उसका ये था चोरी करने का कि किसी गरीब का भला कर सके, उसको खाना खिला सके, तो चोरी में पकड़ा जाता है तो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने तो किसी गरीब का पेट भरने के लिए चोरी की थी। तो मोटिव उसका अच्छा था, गरीब का पेट भरना चाहता था, लेकिन चोरी तो चोरी है एंड इट कान बी कॉन्डोन, और इसको माफ़ नहीं किया जा सकता फॉर द रीज़न कि मैन हैड गुड मोटिव, कि उसके बंदे के पास में अच्छा मोटिव था। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक क्वेश्चन जनरली और पूछ लिया जाता है कि काफ़ी सारी जुडिशन होती है कि पिक्यूनियरी जुडिशन, टेरिटोरियल जुडिशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिशन, काफ़ी सारी क्रिमिनल एपीलेट जुडिशन। तो उसी तरीके से एक जुडिशन होती है एडमायरल्टी जुडिशन। अभी ये कभी तो सुनी हो, ऑप्शन में आ जाता है कि एडमायरल्टी जुडिशन क्या है। तो ये होता है कि ऑफ ए जुडिशन टू ट्राई दी ऑफेंसेस कमिटेड ऑन हाई सीज, समुद्र के ऊपर जो अपराध किए जाते हैं उन अपराधों की जुडिशन ट्राई करने के लिए जुडिशन लगती है, वो एडमायरल्टी जुडिशन होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो इंडिया का हमारा जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है और दूसरी तरफ स्टेट द्वारा बनाए गए लोकल लॉज है जो बाद में बनाए गए हों, आईपीसी और लोकल लॉ दोनों ही सेम सब्जेक्ट के बारे में बात करें, दोनों के बीच में इनकन्सिस्टेंसी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? जो आईपीसी का लॉ है वो नहीं प्रिवेल करेगा बल्कि लोकल लॉ ही प्रिवेल करेगा, अनलेस एंड अनटिल एक्सप्रेसली किसी स्टैट्यूट में प्रोवाइड किया गया हो कि यहाँ पे आईपीसी एप्लीकेबल है। इनकन्सिस्टेंसी है तो लोकल लॉ प्रिवेल करेगा, और एक्सप्रेसली बोला गया है तो आईपीसी। शॉर्ट वे में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि आईपीसी का सेक्शन 40 और कहाँ पे डिफाइन किया गया है ऑफेंस वर्ड को। आईपीसी के सेक्शन 40 में और सीआरपीसी के सेक्शन 2N में ऑफेंस डिफाइन किया गया है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 3 में दिया गया है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, वो आईपीसी के किस सेक्शन से रिलेट करती है? सेक्शन 29 से रिलेट करती है। उसके बाद में सेक्शन 34, 149 से रिलेटेड बहुत सारे प्री मेंस में इवन इंटरव्यू तक में क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो 34 से रिलेटेड केसेस के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा केस 34 सेक्शन से रिलेटेड है, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। तो जेएम देसाई वाला केस है, भरेंद्र कुमार घोष, ये तो रिपीटेडली आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है केस के ऊपर, वो है महमूद शाह का केस, जिसमें डिस्टिंक्शन बताई गई है कॉमन एंड सिमिलर इंटेंशन के बारे में। और भरेंद्र कुमार घोष केस में कहा गया था कि जो अपराध नहीं करते लेकिन अपराध करने वालों के साथ उनकी मदद करते हैं, बाहर गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा पकड़ने के लिए, तो दोज हु स्टैंड एंड वेट आउटसाइड आल्सो सर्व एज ए प्रिंसिपल ऑफेंडर।
तो वो भी ऐसे ही लायबल होते हैं जैसे कि उन्होंने भी अपराध किया हो। सेक्शन 34 के बारे में एक और बात बोली जाती है कि सेक्शन 34 क्या है, तो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ प्रिंसिपल है, रूल ऑफ एविडेंस है। तो आंसर है रूल ऑफ एविडेंस है। सेक्शन 34 के बाद 149 क्या है, 149 क्रिएट करता है एक स्पेसिफिक ऑफेंस। और 34 सेक्शन में चाहिए होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि एक्चुअली में कोई बंदा कुछ ना कुछ तो अपराध करेगा, उसमें मदद करेगा। 149 पैसिव पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। इसमें पैसिव मतलब अपराध ना भी करे, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मेंबर ऑफ द unlawful assembly and he knows that unlawful assembly is going to commit the offense, and knowing this he joined the member of unlawful assembly as a member, तो he is liable। एक बहुत खास जानने वाली बात, सेक्शन 34 हो या सेक्शन 149 हो, दोनों के अंदर एक प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड है ग्रुप लायबिलिटी का, जॉइंट लायबिलिटी का, यानी कि सारे बंदे, सारे ऑफेंडर प्रिंसिपल ऑफेंडर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कोई भी एक दूसरे का एजेंट नहीं है, सबको लायबल किया जाएगा एक दूसरे के लिए एक्ट्स के लिए। तो इसी को जॉइंट लायबिलिटी, ग्रुप लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी और चौथा कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और सेक्शन 34 के अंदर हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये जो लाइन है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये लाइन ऐड की गई थी सेक्शन 34 में अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1870 के द्वारा। तो केस इसी के ऊपर एक वो आ जाता है क्वेश्चन कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये वर्ड जोड़े गए थे, तो 1870 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। उसके बाद आता है सेक्शन 76, 79। ये दोनों ही सेक्शन बेस्ड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे। कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सेक्शन 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, 79 मिस्टेक ऑफ लॉ है। ऐसा नहीं है, दोनों ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे बेस्ड हैं एंड दोनों के अंदर किया गया ऑफेंस इज पनिश्ड नहीं होता, बल्कि उसमें एग्जेम्पशन मिल जाती है और ग्राउंड ऑफ डिफेंस बन जाता है, बिकॉज बोथ सेक्शन मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे ऑफेंस इज़ नॉट पनिशेबल और मिस्टेक ऑफ लॉ हुई है तो ऑफेंस तब पनिशेबल रहेगा ही रहेगा। तो और ये सेक्शन 76, 79 दोनों ही किस मैगजीन पे बेस्ड हैं? 76, 79 दोनों ही एक मैगजीन पे बेस्ड है। वो मैगजीन है इग्नोरेशिया जूरिस, इग्नोरेशिया फैसिट एक्जिक्यूजेट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज़, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का एक्सक्यूज़ लेकर के बंदा बच सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, ऐसा डिफेंस लेकर के वो अपराध से बच नहीं सकता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये जो हैंगमैन जिसे हम जल्लाद बोलते हैं, जो फांसी पे चढ़ाता है, इसने भी तो किसी इंसान का मर्डर ही किया है फांसी पे चढ़ा के, इसको अपराध के लिए सज़ा क्यों नहीं दी जाती? तो सेक्शन 78 ऐसे जल्लाद जो कि फांसी पे लटकाते हैं कानून के कहे अनुसार, तो उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है सेक्शन 78 आईपीसी में। और सेक्शन 78 के बाद अपना आ जाता है सेक्शन 80 के बारे में इसमें नहीं बताया गया, वो मैं बता देता हूँ। सेक्शन 80 को हम शॉर्ट में एक्सीडेंट वर्ड नाम से भी जानते हैं। तो एक्सीडेंट का प्रिंसिपल कहाँ दिया है? सेक्शन 80 में। और सेक्शन 81 में क्या दिया हुआ है? ये सेक्शन 81 बेस्ड है एक मैगजीन पे, जिस मैगजीन का नाम है नेसेसिटाज नॉन हैबिट लीगम, जिसका मतलब है कि नेसेसिटी नोज नो लॉ, कि नेसेसिटी कोई जब ज़रूरत पड़े तो कोई लॉ की जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमें प्रिंसिपल यही बोलता है कि एवरी मैन इज़ प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ, लेकिन यहाँ पे जब ज़रूरत हो तो लॉ जानने की ज़रूरत नहीं है। लॉ से भी ऊपर कुछ चीज़ें हो जाती हैं एक्सेप्शनल केसेस में। एक छोटे से बड़े से हार्म से बचाने के लिए कई भी कभार मजबूरी में आकर बंदे को छोटा हार्म करना पड़ जाता है। और ये जो नेसेसिटी का प्रिंसिपल है सेक्शन 81 में दिया है, ऐसे ही एक रूल ऑफ नेसेसिटी भी है, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसे रूल ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं सेक्शन 32 में, जिसकी वजह से डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट होती है। तो नेसेसिटी का ये मैगजीन 81 का और रूल ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट का डाइंग डिक्लेरेशन, दोनों को मिक्स ना करें, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं ये। उसके बाद सेक्शन 82 और 83 ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम
सेक्शन में 82 में बोला गया कि ऑफेंस 7 साल तक के बच्चे द्वारा किया जाए तो वो पनिशेबल नहीं होगा। तो ये इसको बोलते हैं डॉली इनकैपेक्स, यानी इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम। और डॉली कैपेक्स यानी कि 7 से 12 साल तक का बच्चा अगर उसको समझ है और कैपेबल है ऑफ कमिटिंग द क्राइम तो उसको बाल गृह सुधार गृह में भेज सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 84 पे देयर आर टोन्स ऑफ केसेस, लॉट ऑफ मैगजीन्स जिनके बारे में शायद काफ़ी सारे आपको पहली बार आज पता लगे, कई लोगों को ऑलरेडी पता होंगे। पहले तो ये जो सेक्शन 84 से मिलता जुलता एक प्रिंसिपल है फॉरेन लॉ में जिसे इरेसिस्टिबल इम्पल्स बोलते हैं। ये भी एक दिमागी परेशानी है, पागलपन जैसा। तो ये ना तो इंडिया में एप्लीकेबल है ना ही इंग्लैंड में। अब बात करते हैं इंडिया के लॉज के बारे में। सेक्शन 84 इंसैनिटी एंड साउंड ऑफ माइंड एज अ डिफेंस के आधार पे दिया गया है। और सेक्शन 84 जो है वो मैगजीन पे बेस्ड है। एक तो है नॉन कंपोज मैंटिस यानी कि जिसका मतलब है नॉट ऑफ साउंड माइंड। उसके बाद सेक्शन 84 एक लैटिन मैगजीन पे भी बेस्ड है जिसको मैगजीन को नाम दिया गया है फिरोसिस फ्यूरोर सियोपिनियर, यानी कि अ मैड मैन इज़ बेस्ट पनिश्ड बाय हिज मैडनेस। और फिरोसिस न्यूला वॉलिंटाज एट मतलब अ मैड मैन हैज़ नो विल। इन्हीं दोनों और एक मैगजीन हो रहा है फिरोसिस एब्सेंटिस लेकोएट, यानी कि अ मैड मैन इज़ लाइक वन हु इज़ एब्सेंट। इन्हीं मैगजीन को ध्यान में रखते हुए एक मैड मैन को पनिश नहीं किया जाता क्योंकि उसके पास ना तो दिमाग है ना सोचने की शक्ति है और उसको इंसान को होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। और एक इंसान मैड है जो उसको क्या पनिश करना हो, तो खुद अपने पागलपन की वजह से उसको सज़ा मिली हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसके अपराध को अपराध नहीं माना जाता और उसको ना ही सज़ा दी जाती है सेक्शन 84 के इन मैगजीन्स को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 86। इस पे बेस्ड सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू है। सेक्शन 86 से रिलेटेड केस है। सेक्शन 86 जो कि इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस से रिलेटेड केस है। इस पे एक मैगजीन पे बेस्ड है कि पिकेट एब्रियस लॉर्ड सोब्रियस। इसका मतलब होता है कि लेट हिम सिंस व्हेन ड्रंक बी पनिश्ड व्हेन सोबर। ये वॉलेंट्री ड्रंकनेस से रिलेटेड है और ये मैगजीन का जो मीनिंग दिया हुआ है इसी मीनिंग को पूछा जाता है बार बार। और जो केस रिलेटेड है इंटॉक्सिकेशन से, एक दूसरा केस जिसको बार बार पूछा जाता है वह डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड। पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन या कौन से उससे प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, सेक्शन 86 से रिलेटेड है। और एक टेस्ट जिसके बारे में हमेशा पूछा जाता है ये वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। ये क्या होता है, लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं समझाऊंगा इसको, मेंस की आंसर राइटिंग में समझाऊंगा मैं। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि ये कौन से केस में आया था। तो आर वर्सेस आर्नोल्ड के केस में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रोपाउंड हुआ था। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए अभी ये सेक्शन 87 से लेकर के 93 आईपीसी के जो हैं ये एक ही मैगजीन पे बेस्ड हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की। मतलब जो बंदे ने एक अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए सहमति दे दी है तो उस चोट के लिए बाद में वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और सेक्शन 89 में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आईपीसी में अलग अलग लॉज में कई बार बच्चों की जो एज है अलग अलग बताई गई है। कहीं पे बोला गया है कि जैसे कि सेक्शन 89 में बोला गया है कि जो चाइल्ड की डेफिनेशन है यहाँ पे क्या है, एज क्या है, मतलब वो है 12 ईयर्स। और पॉक्सो में बोला गया है कि चाइल्ड कौन माना जाएगा, वो पर्सन जिसकी एज 18 नहीं है। और उसी तरीके से किडनैपिंग के पर्पज़ से आईपीसी में मेल की क्या एज मानी गई है, अंडर 16। और फीमेल की एज क्या मानी गई है किडनैपिंग के पर्पज़ से, अंडर 18। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछे जाते हैं इसी तरीके से। सेक्शन 95 भी एक मैगजीन पे बेस्ड है कि यार छोटे मोटे अपराधों के लिए क्या कोर्ट में जाना और कोर्ट भी क्या उन पे संज्ञान लेगा। तो ट्रिवियल मैटर्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय कोर्ट। तो इसी पे बेस्ड है मैगजीन डी मिनिमीज नॉन क्यूरेट लैक्स, यानी कि छोटे मोटे अपराधों को कोर्ट नहीं संज्ञान में लेता, उनको खुद ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। व्हेन देयर इज़ नो हार्म
नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नो इंजरीज कॉज्ड, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 96 जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है हर बंदे को अपनी बॉडी से दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है जब आप किसी की मदद ले सकते हो, जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो वो पर्पज़ ही अब ख़त्म हो चुका है, और या फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लीगल एक्ट के अगेंस्ट नहीं मिलता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सामने वाले के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट भी नहीं मिलता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लीगल फ्री फाइट में नहीं मिलता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्रेसर को नहीं मिलता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ट्रेस पासर को भी नहीं मिलता है। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक और डॉक्ट्रिन, एक और प्रिंसिपल नाम दिया गया। उस प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। पूछ लिया जाता है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन का डॉक्ट्रिन कहाँ है, तो सेक्शन 96 to 106 में दिया गया है। और उसके बाद सेक्शन 107 जो कि अबैटमेंट इनकम्प्लीट ऑफेंस है, इससे रिलेटेड एक केस है क्वीन वर्सेस मोहित, बड़ा फेमस केस है। इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके फैक्ट्स में इतना था कि लोग इसको सती माता की जय केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लोग सती माता की जय नारे लगाते हुए एक औरत जिसका पति मर गया उसको जलाने के लिए लेके जाते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड केस है। ये सेक्शन जो नेक्स्ट वाला है ये जुडिशरी में बहुत बार पूछा गया, लोग बहुत बार कंफ्यूज हुए हैं कि सेक्शन 154 155 आईपीसी ये किस मैगजीम से रिलेटेड है। तो इसका जो मैगजीम है वो है रिस्पोंडेंट सुपेरियर। और रिस्पोंडेंट सुपेरियर का मतलब क्या है, लेट द प्रिंसिपल आंसर, कि प्रिंसिपल आंसर करेगा उसको आंसर देने दो। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन 92 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 92 आखिर है क्या। तो इसमें हिकलिन टेस्ट है। हिकलिन टेस्ट कहाँ दिया, सेक्शन 292। इसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ ऑब्सैनिटी ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 301 किस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलाइज, यानी कि चलिए इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना याद रख लीजिए। इतना प्री के पर्पज से यही पूछा जाता है कि ट्रांसफर्ड मैलाइज क्या है 301 आईपीसी में। 299 300 आईपीसी जो कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर है, इसको लेकर के कुछ डेफिनीशन या फिर स्टेटमेंट दी जाती हैं, वो ट्रू है फॉल्स ये पूछ लिया जाता है, और उसका आपको आंसर देना होता है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो स्टेटमेंट होती है कुछ इस टाइप की, कल्पेबल होमिसाइड इज़ अ जीनस एंड मर्डर इज़ इट्स स्पीशीज़। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फिर पूछ लेते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सारे मर्डर्स कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हैं। उसके बाद सेक्शन 303, इसको एक केस है मेथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सेक्शन 303 आईपीसी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर उसके बाद आईपीसी के कुछ जजमेंट है, ये है मैरिटल रेप से रिलेटेड केस। तो मैरिटल रेप से रिलेटेड केस कौन सा है, वो है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में मैरिटल रेप को अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है। उसके बाद है हमारा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, सेक्शन 377 नेचुरल सेक्स से रिलेटेड केस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दे दिया है। अब डिक्रिमिनलाइज्ड हो चुका है कंसेंशुअल सेक्स अमंग एडल्ट्स हु आर ऑफ सेम जेंडर, LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ठीक है। और ये जो सेक्शन 377 को इनवैलिड कहा गया है इस केस में, इससे पहले एक और केस आया था उसमें इसे वैलिड कहा गया था इस सेक्शन को। वो केस का नाम है सुरेश कुमार कौशाल वर्सेस नाज फाउंडेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, उसी तरीके से सेक्शन 497 एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री इज़ नो मोर ऑफेंस, ये किस केस में कहा गया, ये 497 इज़ नो मोर ऑफेंस एडल्ट्री ये कहा गया जोसेफ स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। लेकिन ये भी कहा गया कि एडल्ट्री इज़ स्टिल अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन सिविल केसेस में डाइवोर्स का भी एक ग्राउंड है एडल्ट्री, ठीक है। उसके बाद में एक सेक्शन है जिसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि रेप विक्टिम या किसी विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर दी किसी न्यूज़पेपर वाले ने या वैसे ही किसी व्यक्ति ने जो कि कॉन्फिडेंशियल रखी जानी थी, तो ऐसी
आइडेंटिटी को, विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना पनिशेबल बताया कि सेक्शन में 228 AIPC में। उसी तरीके से अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है और उसमें पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर नहीं करता और वो ऑफेंस सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है महिलाओं के, तो उसमें 166A का ऑफेंस उस पुलिस ऑफिसर ने किया है। उसी तरीके से सेक्शन 309, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान कौर वर्सेस, ये ज्ञान कौर वाला जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 309 एकदम वैलिड केस है। और क्योंकि इस केस में यही था कि अटेम्प्ट टू सुसाइड, सेक्शन 309 मतलब राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, ये सेक्शन वैलिड बताया गया। बाकी कुछ और केसेस थे जैसे कि पी राठी नाम केस में कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 309 इज़ इनवैलिड, बट ज्ञान कौर केस में बोला कि ये टोटली वैलिड है। सेक्शन 499 500 यानी कि जब डिफेमेशन का कोई केस होता है तो तब लगती है धारा, और इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सा केस है डिफेमेशन का, तो यही केस है सुब्रमण्यम का। और डिफेमेशन को लेकर के 2 टाइप्स की डिफेमेशन है, स्लैंडर और लिबेल। स्लैंडर मतलब जब कोई ओरली कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट देता है तो वो स्लैंडर है, और कोई रिटन डेरोगेटरी डिफेमेटरी स्टेटमेंट देता है तो वो लिबेल कहलाती है। इनके मीनिंग पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट में। जैसे कि केस है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, नलिनी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सेडिशन 124A सेडिशन IPC, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्नेक चार्मर का केस है, जो भी सांप का नाच दिखा करके कोई खेल तमाशा करता है, उसका सांप किसी को काट ले तो उसको पनिशमेंट मिलती है क्रॉस नेग्लिजेंसी कल्पेबल होमिसाइड के लिए। पलानी वोडा का केस, जैसे कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पीटता है और वो बेहोश हो जाती है, हस्बैंड सोचता है कि वो कहीं मर तो नहीं गई है, तो ये सोचकर कि वाइफ मर चुकी है और अपने आप को बचाने के लिए हस्बैंड वाइफ को फांसी के तख्ते पर टांग देता है, फांसी पे लटका देता है, तो यहाँ उसको मर्डर की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये पलानी गौड़ा का केस है, बार बार फैक्ट्स के साथ पूछा जाता है, और एक विटनेस जिसे पुलिस थाने में पुलिस द्वारा बुलाया जाता है ताकि उससे सवाल जवाब किए जा सके। उन सवाल जवाबों का अगर वो आंसर नहीं देता है तो उसको पनिशमेंट 179 IPC में मिलेगी। और 4 स्टेजेस होती हैं क्राइम की, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन ऑफ ऑफेंस। 2 स्टेजेस पनिशेबल नहीं है, इंटेंशन एंड प्रिपरेशन। इरादा कर लेना और अपराध करने की तैयारी पनिशेबल नहीं है, लेकिन कुछ अपराध करने की तैयारियाँ पनिशेबल होती हैं। प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी पनिशेबल है, प्रिपरेशन टू वेग वॉर अगेंस्ट इंडिया पनिशेबल है। कुछ छोटे मोटे ऐसे मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। प्री में पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर ऑफेंस में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड जो है वो कितने होने चाहिए। तो कॉन्स्पिरेसी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2 हैं, कॉमन इंटेंशन वाले केस में भी 2 हैं। सबसे हैरानी की बात है कि रॉबरी में 1 है, और रॉबरी में 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं मिनिमम, लेकिन 1 है। और जैसे ही रॉबरी 4 की जगह 5 बंदों द्वारा की जाए तो वो रॉबरी अपने आप में ऑटोमेटिकली डेकोइटी बन जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और राइट या डेकोइटी हो तो वो 5 लोग करेंगे, और अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 5 ही चाहिए होते हैं। डायरेक्ट इन सभी पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से अपराध में एक मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड कितने हैं। दूसरा, इनके ऊपर 2 प्रोविज़न है, इन 2 प्रोविज़न में कभी भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने प्रोविज़न लिखा है। एक है डेथ बाय नेग्लिजेंसी, वो 304A में है IPC, और एक होता है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करना व्हीकल की पब्लिक रास्ते में, पब्लिक वे में, वो अपने आप में पनिशेबल है 279 IPC में। तो दोनों अलग अलग ऑफेंस है, लेकिन नेग्लिजेंसी वर्ड आ जाने की वजह से दोनों को एक साथ समझ लिया जाता है। नेग्लिजेंट 304A में किसी प्रकार की लापरवाही से मौत हो सकती है, लेकिन 279 में अपराध जो होगा वो सिर्फ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के थ्रू होगा। 153AA डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये सेक्शन कब ऐड किया गया? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा ऐड किया गया।
166 AIPC का ऐड किया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा। फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, वो किस जज की रिपोर्ट पे बना था, तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी रिपोर्ट पे बेस्ड है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। लोकस पेनिटेंशिये, ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में भी बड़ा डिफ़िकल्ट सा है, लैटिन मैक्सिम जिसका मतलब पूछ लिया जाता है डायरेक्टली टाइम फॉर रिपेंटेंस। अभी मैंने बताया था कि 4 स्टेजेस होती है क्राइम की, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और डायरेक्ट ऑफेंस। तो जब वो जो स्टेज होती है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, उसके बीच में ये वाला टाइम होता है रिपेंटेंस का। हो सकता है प्रिपरेशन करने के बाद, अटेम्प्ट कर लेने पर या अटेम्प्ट करने के तुरंत बाद उस बंदे को अपराध हो कि नहीं ये वो टाइम है जब उसे एहसास होने लग जाए कि नहीं अपराध नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है, और वो बैकफुट पे चले जाता है। तो जो ये टाइम कूलिंग पीरियड होता है जिसमें वो अपने आप सोच सकता है कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, तो ये टाइम फॉर रिपेंटेंस का पीरियड होता है, जिसे सिविल लॉ में कूलिंग ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, जिस टाइम वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। CBT यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन इंक्लूडेड है, बट नॉट वाइस वर्सा। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि ये ट्रू है या नहीं। उसी तरीके से CBT क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल या फाइड्रेशियल रिलेशनशिप होते हैं, बट क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता। यही डिफरेंस है दोनों ऑफेंस में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि रेलवे टिकट को आपस में लोग एक्सचेंज करके जो जाते हैं, वो एक्सचेंजिंग करना टिकट का अपने आप में क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है। एक केस हुआ था बड़ा ही फेमस, बहुत पुराने टाइम का, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रेप केस, जो कि अबाउट कंसेंट और पैसिव सबमिशन को लेकर के है। इस केस में एक पुलिस वाले ने एक लड़की का रेप किया और लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोली, और कोर्ट ने उस पुलिस वाले को छोड़ दिया था ये बोल करके कि लड़की ने जब रेप हो रहा था तो ना तो वो चिल्लाई ना कुछ बोला, तो उसने पैसिवली सबमिट कर लिया था और कंसेंट दे दी थी। तब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके ये कहा कि ये गलत है कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन देना। कोई लड़की अगर आवाज़ नहीं उठा रही है तो हो सकता है कि वो डर के मारे आवाज़ ना उठा रही हो। इसके बाद आइए हम जान लेते हैं सेक्शन 375। अब ये बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, मतलब नंबर बेस्ड, कि 1 2 3 ऐसे कुछ ना कुछ नंबर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। जैसे कि सेक्शन 375 जो रेप की डेफिनेशन बताता है, पूछ लेते हैं कितने सर्कमस्टांसेस है, बताओ कितने सर्कमस्टांसेस है जिसमें रेप किया जा सकता है। टोटल 7 सर्कमस्टांसेस है। सेक्शन 300 में मर्डर की कितनी डेफिनेशन है, 4 सर्कमस्टांसेस हैं। टोटल कितने एक्सेप्शन दिए, 5 एक्सेप्शन दिए। और 326A जो कि एसिड अटैक वाला है, 326A और B IPC में कब ऐड किए गए, 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 354A B C D सेक्सुअल हरासमेंट और डिसरॉब करना और वॉयरिज्म स्टॉकिंग ये ऐड किए थे क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा। सेक्शन 376A इंसर्ट किया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा। सेक्शन 376AB सेक्शन 376DA DB ये ऐड किए गए बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। ये मैंने कुछ और अमेंडमेंट ऐड किए हैं ताकि आप इन चीज़ों को मिस ना कर दें। चैप्टर 20A और सेक्शन 498A हरासमेंट बाय रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड जो है इंसर्ट किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1983 के द्वारा। उसी तरीके से 304 भी डाउरी डेथ वाला सेक्शन ऐड किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा। उसके बाद ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा ऑफेंस है किडनैपिंग का, ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है या नहीं है। डिटेल में बाद में बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूइंग क्यों बोलते हैं। तो फिलहाल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है या नहीं है, तो कौन सा है। तो किडनैपिंग का ऑफेंस एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, लेकिन एब्डक्शन एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, यानी कि ऑफेंस होता ही रहता है लगातार।
उसी तरीके से ऑफेंस 498A का अपने आप में कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। और किडनैपिंग में इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, किडनैपर की इंटेंशन इमैटेरियल है। और लेकिन एब्डक्शन में इंटेंशन जो है किडनैपर की बहुत ही मटेरियल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन पे। और ये जो रॉबरी है, ये इस स्टेटमेंट आती है, पूछ लेते हैं ट्रू है फॉल्स। तो इन ऑल रॉबरीज देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, राइट स्टेटमेंट। रॉबरी इज एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, एकदम राइट है। और थेफ्ट में प्रॉपर्टी जो होती है वो मूवेबल होती है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, एक्सटॉर्शन, इन सब में प्रॉपर्टी मूवेबल रिमूवेबल दोनों हो सकती है। उसके बाद कुछ सेक्शंस जिनको हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है जिनको लेकर के। पहला है सेक्शन 463 फॉर्जरी, और दूसरा है मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। फॉल्स डॉक्यूमेंट मतलब पूरा डॉक्यूमेंट ही झूठा बनाना। फॉर्जरी मतलब कोई ट्रू डॉक्यूमेंट है लेकिन उसके अंदर छोटी मोटी साइन चेंज कर देना, अपनी जाली साइन ऐड कर देना, ठीक है, तो वो जालसाजी हो जाती है। उसी तरीके से झूठे सबूत देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस 191 में है। और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठे सबूत देने की जगह झूठे सबूत पैदा करना, वो 192 आईपीसी में है। So guys, with end to this topic, I would like to take a leave, and I hope you guys must have enjoyed my video, and you guys are most welcome to make any comment, question, clarification below in the comment box. Thanks for watching. We'll come up with more updates. Stay tuned and connected. Like, share, subscribe my YouTube channel. Thanks for watching again. Bye.